Hey everyone, welcome to Cartographia IES. I'm Gaurav and I will be dealing with international relations. Okay, so international relations आप सभी को पता है यूपीएससी के पेपर टू जीएस का जो पेपर टू है उससे डील करता है। और आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ब्रिक्स। एंड ब्रिक्स ये जो एक्रोनम है, ये 5 देशों का एक समूह है, आप इसको बोल सकते हैं। 5 देशों का एक रीजनल ग्रुप है और इस ग्रुप की हम चर्चा करेंगे। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, एज ऑलवेज, कार्टोग्राफिया आईएएस आप सभी लोगों के लिए एक प्रोग्राम लेकर आया है। इवन हमारे 2 मॉड्यूल पे अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। एक प्रोग्राम है यूपीएससी पंचअमृत प्रोग्राम। ओके, इसमें हम 5 ये जो अमृत हैं, इन अमृत को घोल के, ओके, ये जो 5 अमृत हैं इनको घोल के आपकी जो तैयारी है, आपकी जो स्टडी है, उसमें एफर्टलेस स्टडी बनाने का काम करेगा। तो ये जो इनोवेशंस की बात हम जब भी करते हैं, चाहे फिर वो एजुकेशन सेक्टर में हो या फिर वो किसी भी एरिया में, अगर आप इनोवेटिव चीज़ें लेके आते हैं तो यू ऑलवेज गेट गेन। ओके, तो हमारा एक ये इनोवेशन है यूपीएससी पंचमरत 2020, जिसमें हम 5 इनोवेटिव मॉड्यूल्स पे काम करते हैं। जैसे OWC सीरीज है, ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज, 200 से ज़्यादा ऑफिशियल वेबसाइट का कवरेज आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, और ये मटेरियल फॉर्म में। ओके, आपको इसके नोट्स मिलेंगे। ओके, इसके साथ B2M सीरीज है हमारा, बुक टू मैप, जिसके थ्रू आप बुकिस नॉलेज को आप मैप पे एनालाइज कर सकते होंगे। NCERT माइंड मैप है इसमें। इसके अलावा यूपीएससी मेगा पॉइंटर है। इसके अलावा आपको करंट कैप्सूल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो पंचअमृत है, इसके थ्रू आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, एक स्पीड दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज आर इनोवेटिव मॉड्यूल। ओके, इसके साथ साथ एक और चीज है जिसमें हम यूपीएससी के साथ साथ, आपको पता ही है कि यूपीपीसीएस को भी कवर करते हैं। तो अभी जो यूपीपीसीएस है उसमें 60 डेज का क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, जिसमें आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे कोर्सेज हैं। आप इसमें हम रिटर्न गारंटी दे रहे हैं। दोनों कोर्सेज में आप देखोगे यूपीएससी में 30 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी और यूपीपीसीएस में 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी। ओके, और ज़्यादा जानकारी के लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा ब्रिक्स। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो ऑर्गेनाइजेशन वाली चीज़ें चल रही हैं, उसको लेके ये शुरू किया, हमने स्टार्ट किया है। तो पहली चीज़ देखते हैं हम। एज ऑलवेज मैप, आपको अगर पता है तो आधी चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। ओके, और इसको अगर आप गोल कर दोगे तो ये गोल शेप में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि अमेरिका बहुत दूर है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गोल गोल होके अमेरिका यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पास भी पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा इंडिया है, प्यारा भारत। इसके ऊपर आप जाओगे राइट साइड में तो ये चाइना है, ड्रैगन। ओके, दिस इज चाइना। इसके ऊपर आपको जाओगे, दिस इज जाइंट रसिया। ओके, दिस इज जाइंट रसिया। रसिया के बाद इधर आप आओगे, ये जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपको यहाँ पे दिखेगा, ब्राजील। ठीक है, फुटबॉल के बहुत क्रेज रहा है यहाँ पे ब्राजील में। इवन एक इंफॉर्मेटिव, आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं ब्राजील से रिलेटेड। यहाँ पे अमेजोन के जंगल हैं। ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट, और जिनमें आग लग गई थी, है ना, लास्ट ईयर, आपको पता ही होगा। जब G7 की समिट हो रही थी उस टाइम पे इनमें आग लग गई थी। और इनको, इतने घने जंगल हैं, इनको लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अमेजोन की रिवर भी यहाँ पे बैठती है। अमेजोन बेसिन आपको दिखता होगा, यहीं पे अमेजोन के फॉरेस्ट भी हैं। इसके अलावा दिस इज साउथ अफ्रीका, जिनके साथ आप क्रिकेट भी खेलते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, AB डिविलियर्स जो काफ़ी फेवरेट प्लेयर हैं। तो चलो बात करते हैं हम ब्रिक्स की। तो ये 5 जो कंट्रीज हैं, इन सब का समूह है ब्रिक्स। ठीक है, सो ब्रिक्स से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये आइडियोलॉजी कहाँ से आई है। एक शख्स से आपको मिलाता हूँ, और ये है डैनियल बेल। ये अमेरिकन सोशलिस्ट हैं। और ये, इन्होंने 2 बुक लिखी हैं बड़ी अच्छी। इवन इन्होंने 4-5 बुक लिखी हैं, उनमें से 2 बुक मुझे बहुत पसंद है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इनकी बुक है वो है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी।
ये बोलते हैं कि हुआ ये था 19th सेंचुरी के मिड में, आप देखोगे दो पावर निकल के आई थी, एक साइड था यूएसए और दूसरी साइड था यूएसएसआर। ओके, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब यूएसए ये क्या करता था, कैपिटलिज्म की बात करता था, ये सोशलिज्म की बात करते थे, ठीक है। तो इनिशियली इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलता रहा, ठीक है, काफी सालों तक कोल्ड वॉर चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे चेंज हुआ इन सब चीजों में। आप देखोगे कि 20th सेंचुरी के लास्ट एंड तक आते आते ये सारी जितनी भी आइडियोलॉजी थी, चाहे ये कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, ये सारी आइडियोलॉजीज मर्ज हो गई कैपिटलिज्म में। सारे देश कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर गए। रीजन इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट का इन्वेंशन हो गया। इंटरनेट जैसे ही आया उसके बाद आपने देखा है कि सोशलिज्म धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। तो आप देखोगे कि 1991 में यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। 1991 में उसी टाइम पे आप देखोगे कि इंडिया ने एलपीजी मॉडल अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इन सबको प्रमोट किया। आप देखोगे 1978 में चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। तो ये चीजें जब हो रही थी तो इससे एक चीज समझ आने लगी थी कि द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। अब जब आइडियोलॉजीज का एंड हो जाएगा, जब आइडियोलॉजीज नहीं रहेंगी, तो सारी चीजें किस पे मूव कर जाएंगी, इकोनॉमी पे, ठीक है। और अभी तभी आप देखोगे कि 1990 के आसपास आप देखोगे बहुत सारे ग्रुप्स बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है। आप अपनी इकोनॉमी को ज्यादा बेहतर कब बना पाओगे, जब आप बाकी देशों के साथ क्या कर पाओ, अच्छे रिलेशन बना पाओ। तो आप देखोगे कि 19th सेंचुरी के लास्ट में ये जो ग्रुप्स बनाने की होड़ लग गई, ठीक है। इसमें आपने एससीओ देखा होगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा पीछे हमने सार्क देखा था, सार्क से पहले हमने बिम्स्टेक देखा था। ये सब 90 लास्ट जो 90 का फेज इसी में बन रहे हैं, क्योंकि ये पूरी आइडियोलॉजीज खत्म हो गई और इकोनॉमी यहाँ पे सेंटर पॉइंट बच गया कि जिसकी इकोनॉमी अच्छी है वो पावरफुल देश है। अब इकोनॉमी अच्छी कैसे होगी, तो आपस में सहयोग बनाओ, कुछ ग्रुप्स बना लो जिनकी आइडियोलॉजीज आपसे मिल रही हो। तो पहली चीज तो ये हुई। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली ब्रिक्स की। ब्रिक्स के साथ क्या हुआ, तो ब्रिक्स के साथ ये हुआ कि आप देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर था, इसके बाद यूएसए इमर्ज हुआ एज अ सुपर पावर, ठीक है। और जैसे ही यूएसए सुपर पावर इमर्ज हुआ, इसी वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखोगे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो इसलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी बने, जिसमें आपको पता होगा यूएन बना, यूनाइटेड नेशन, है ना, 24 अक्टूबर 1945। इसके बाद आप देखोगे बहुत सारी चीजें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद आप देखोगे इसको पहले गैट बोलते थे, ठीक है, और यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सारी चीजें आई उस टाइम पे। अब ये जितने भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस थे, आईएमएफ था इस टाइम पे, ठीक है, वर्ल्ड बैंक था, ये सारी चीजें इसी टाइम पे बनी थी। तो हुआ क्या, ये जो जितने भी डेवलप्ड नेशन थे, यूएस के साथ जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, कहीं ना कहीं किताबों में, बुक्स में, आर्टिकल्स में ये आने लग गया कि ये जो डेवलप्ड नेशन है इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इन सारे इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है। इनका जब मन करता है ये उनको लोन दिलवा देते हैं, इनका जब मन करता है उनसे लोन खिंचवा लेते हैं। तो 19th सेंचुरी के एंड में आप देखोगे जब इकोनॉमी ही सारी सारी चीजें डिफाइन करने लग गई, तो ये जो देश थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, जो डेवलप करने वाले थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, जो आगे बढ़ने वाले देश थे, जो गरीबी से, पॉवर्टी से अपने आप को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराने वाले देशों में लेके आ रहे थे, जो इन सब चीजों पे काम कर रहे थे कि हम डेवलप्ड नेशन नहीं है, हम डेवलपिंग नेशन है, जो रैपिडली ग्रोथ कर रहे थे। तो इन नेशंस को ये लगा कि क्यों ना हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज की सोच को दर्शाता हो। तो जो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अब देखोगे 19th सेंचुरी में चाइना, इंडिया, ये दो तो बहुत बहुत बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड के टाइम पे। इसी टाइम पे आप देखोगे लैटिन अमेरिका में ब्राजील और साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और ये सारी कंट्रीज इकट्ठी आई और इन्होंने एक नेशन बनाया और ये बना ब्रिक्स, ठीक है। तो यहां से ब्रिक्स ओरिजिनेट हुआ। ये पूरी आप कहानी जब एनालाइज करोगे तो आपको सारे तार, सारे डॉट समझ आ जाएंगे कि अच्छा बिम्स्टेक, सार्क, ब्रिक्स और ये G20 ये सब क्यों बन रहे थे। G20 भी आप देखोगे कि इनिशियली G7 था, लेकिन 20th सेंचुरी के फर्स्ट फेज में आप देखोगे कि G20 की जरूरत पड़ने लग गई, ठीक है, क्योंकि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थी ये बढ़ने लगी, इनकी डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की।
ओके, so what is BRICS? So BRICS is acronym coined for an association of 5 major emerging nations. ठीक है, 5 जो मेजर इमर्जिंग नेशंस हैं उनका एक ग्रुप है ब्रिक्स. ठीक है, अब ये कौन कौन से नेशन है? तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका. सबसे लास्ट में इसमें एस जुड़ा है. इट मींस साउथ अफ्रीका इनिशियली मेंबर नहीं था ब्रिक्स का. इनिशियली ब्रिक्स था ब्रिक. ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना. बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका को हमने क्या कर लिया, ब्रिक में शामिल कर लिया. और 2011 की जो समिट हुई, इस समिट में पहली बार भाग लिया साउथ अफ्रीका ने. अब जब आप ब्रिक्स पढ़ रहे हो तो ब्रिक्स के साथ साथ आपके लिए दो सवाल हैं. पहला सवाल है इब्सा, IBSA, और दूसरा सवाल है बेसिक. इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको बताना है. ठीक है, इब्सा एंड बेसिक, ये आपका है होमवर्क. और ये दोनों इंपॉर्टेंट है और यहीं से निकले हुए हैं. कुछ ऐसी ही आइडियोलॉजी है इन दोनों की भी. ठीक है, चलो मैं कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ. ये जो इप्सा है, ये इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन तीनों के बीच में ट्राइंगल बनाता है. ट्राइंगल, ठीक है, कैसे ट्राइंगल बनाएगा? तो ये इंडिया है, यहाँ पे आप आगे देखोगे तो ये आपको दिखेगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा ब्राजील. सो ब्राजील है, इंडिया है और यहाँ पे साउथ अफ्रीका है. तो इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये बनेगा ट्राइंगल. तो इसको बोलते हैं इप्सा ट्राइंगल. ठीक है, इसमें इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका है. लेकिन इसी में अगर हम चाइना को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा बेसिक. ठीक है, तो ये दो टर्म और आप याद रखोगे, ये आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, अब हम चलते हैं कि हाउ ब्रिक्स फॉर्म, कैसे ब्रिक्स बना. तो इसकी कहानी है, ये 2001 में शुरू होती है. गोल्डमैन सैक्स करके एक मल्टीनेशनल कंपनी है अमेरिका की, है ना. ये USA की मल्टीनेशनल कंपनी है और इसके एक एसेट मैनेजमेंट बंदे थे. ये एसेट मैनेजमेंट करते थे और ये उस टाइम पे बुक्स भी लिखते थे. इनका आर्टिकल आता था पत्रिकाओं में, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन थे ये उस टाइम पे. और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये चारों देश एक हो जाते हैं तो ये डेवलप्ड नेशंस को क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे. ठीक है, सो इन्होंने ये पब्लिश किया था, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स ब्रिक्स, एक इनकी आर्टिकल था जिसमें इन्होंने ये बोला था. और जब इन्होंने बोला तो इन चारों देशों ने इस पे काम करना स्टार्ट किया. और आप देखोगे कि 2006 में पहली बार फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी न्यूयॉर्क में. ठीक है, याद रखोगे, न्यूयॉर्क में पहली बार 2006 में मीटिंग होती है. और इस मीटिंग के बाद इसका फॉर्मुलेशन स्टार्ट कर दिया जाता है. 2006 में इसको फुल फ्लेज्ड नहीं पर हाफ स्केल पे इसका काम स्टार्ट हो जाता है. और 2009 में आप देखोगे फुल फ्लेज्ड बन के आ जाएगा ये ब्रिक. ठीक है, और इसके बाद 2010 में एस इसमें लग जाएगा और ये बन जाएगा ब्रिक्स नेशन. एस का मतलब है साउथ अफ्रीका. ठीक है, तो 2009 में 16 जून 2009 में ही फर्स्ट मीटिंग भी होगी ब्रिक्स की. और यहाँ से चीजें आगे चलेंगी. ठीक है, और ये एक ओथ लेते हैं. इनिशियली ये बोलते हैं कि वी विल इमर्ज एज एन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रीजनल कोऑपरेशन. हमारे बीच में राजनीतिक, इसके साथ साथ आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग होगा. ठीक है, इसको लेके हम आगे चलेंगे. अब हम बात करते हैं सेलेंट फीचर ऑफ ब्रिक्स की, कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ब्रिक्स को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही है कि पूरे वर्ल्ड की 3.1 बिलियन पीपल, आप सोच भी नहीं सकते इतनी जनता इन सिर्फ 5 देशों में रह रही है. ऊपर से आपको पता ही है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट चाइना और इंडिया हो तो जनता तो वहाँ बहुत ज्यादा है ही. तो 41% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये घेर के बैठे हैं. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है इनकी. अभी मैं बताऊंगा कैसे उपलब्धि है ये. इसके अलावा आप देखोगे 18.6 ट्रिलियन $. ठीक है, इनका वर्ल्ड में ये GDP है ब्रिक्स नेशंस की, जो लगभग 23% वर्ल्ड की GDP का शेयर है. इसके अलावा ब्रिक्स का जो वर्ल्ड ट्रेड है वो 17% है. पूरे विश्व में 17% ये जो ट्रेड करते हैं आपस में मिलकर, वो 17% है पूरे विश्व का. ठीक है, इसके अलावा इट्स एन इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट एट अ ग्लोबल पावर ब्लॉक. ये जो 5 कंट्रीज हैं ये इन्वेस्टमेंट मार्केट भी हैं. कैसे? आप सुनते होगे रोज कि इंडिया हब बनने वाला है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, इंडिया में, चाइना में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए. क्यों आना चाहिए? यहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सस्ता है, यहाँ पे काम करने वाले लोग सस्ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत सस्ता बनेगा.
तो इन्वेस्टमेंट मार्केट है जो ब्रिक्स की 5 देश हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्सनली मैं जहां एम्फेसाइज करूंगा, यूज अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, पूरे साल आप देखते होगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज की बात चलती है। ये जो इंसान है, ये जो ह्यूमन है, ये अपने आप में एक रिसोर्स है। ठीक है भाई, रिसोर्स, रिकोर्स नहीं है, ये एस है। ये रिसोर्स है, अपने आप में एक ये संसाधन है। कैसे संसाधन है? अगर इस इंसान को आप क्या कर दोगे, स्किल्ड कर दोगे, अगर ये स्किल्ड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करेगा। मान लिया ये अभी अनपढ़ है तो ये खेती करेगा, एग्रीकल्चर करेगा, तो इसका जीडीपी में कोई भी योगदान नहीं होगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा पढ़ जाएगा, इसको स्किल्ड कर दिया जाएगा, मैकेनिक बना दिया जाएगा, इलेक्ट्रीशियन बना दिया जाएगा, इंजीनियर बना दिया जाएगा, तो ये बाहर जाएगा या फिर ये देश में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करेगा और ये अपनी जीडीपी बढ़ाएगा एज वेल एज देश की जीडीपी बढ़ाएगा। तो ये जो 5 कंट्रीज है, इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन रिसोर्स, बहुत ढंग का है। ठीक है, इसके बाद मेंबर ऑफ G20 नेशंस, दिस विल हेल्प टू प्रमोट सिंगल एजेंडा। ये पांचों देश सर G20 के भी मेंबर हैं। इसका मतलब ये है कि 20 देशों में अगर 5 देश कोई एक एजेंडा लेके आएंगे, इसका मतलब है 25% उनका शेयर है, तो उस एजेंडा को माना जाएगा। ओके, सो दिस इज द सेलेंट फीचर ऑफ ब्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, समिट्स की अगर हम बात करें ब्रिक्स की, हर साल इसकी एक समिट होती है ब्रिक्स की। तो पहली समिट अभी हमने बताई थी 2009 में हुई थी, और कहाँ हुई थी, और ये हुई थी रशिया में। पहली समिट रशिया में, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इश्यूज इमर्जिंग। अब देखो, पहली जो समिट थी इसमें जो फोकस पॉइंट था वो यही था, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इश्यूज इमर्जिंग फ्रॉम 2008। 2008-9 में आपको पता है यूएस में आ गए थे क्राइसिस, यूएस का पैसा पूरा डूब गया। और जब डॉलर सेंट्रल करेंसी है और उस डॉलर की वजह से यूएस में क्राइसिस आया, उसकी वजह से पूरे दुनिया पे उसका इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि पूरे दुनिया में जो ट्रेड हो रहा है वो डॉलर के बेसिस पे हो रहा था। तो जब ये लोग आए, पहला मुद्दा इन्होंने यही रखा कि हमें क्या करना चाहिए, एक अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आप देखोगे इसी के बाद 3-4 साल के बाद अमेरिका इस चीज को बहुत प्रमोट करेगा, अपनी करेंसी का डिवॉल्यूशन करता है कई बार, उसके बाद अपनी करेंसी की पावर को बढ़ाने की बात करता है। ठीक है, तो ये 2009 का हमारा फोकस पॉइंट था। इसके बाद इन्होंने बोला रीफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और जो इंस्टीट्यूट हैं जो इंटरनेशनली, उनको क्या, उनमें क्या होना चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। उनमें आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उनमें इंडिया का शेयर, चाइना का शेयर, रशिया का शेयर बढ़ना चाहिए। ठीक है, दूसरी जो समिट हुई वो 2010 में हुई, ये हुई ब्राजील में। इसमें जो इंपॉर्टेंट एक बात थी वो थी मल्टीपल इंट्रा ब्रिक्स की बात करी गई। मल्टीपल इंट्रा का मतलब है कि आपस में हम इंटरकनेक्टेड चीजें करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने थिंक टैंक सेमिनार भी किया। थिंक टैंक मतलब एक हम बॉडी बना लें जो सिर्फ सोचें कि आगे हम अपनी ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं, थिंक टैंक सेमिनार। ठीक है, 2011 में जो थर्ड जो समिट थी, ये होस्ट की चाइना ने, है ना, ड्रैगन ने। और आप सभी को पता है कि 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया था, और 2011 वाली समिट में पहली बार शामिल हुआ था साउथ अफ्रीका। ये पॉइंट आप याद रख सकते हो, स्टेटमेंट में दिया जा सकता है। इसके अलावा इस समिट में जो फोकस पॉइंट था वो ये था, यूएनएससी रिफॉर्म्स, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रिफॉर्म्स चाहिए, उसमें इंडिया को परमानेंट मेंबर बना दो। लेकिन आगे जाके हमारे चाइना से रिलेशन बिगड़ जाएंगे 2012-13 के बाद, और ये चाइना ही अपोज करने लगेगा इंडिया का। ठीक है, तो उस मुद्दे पर भी हम आएंगे। चौथी जो समिट थी ये इंडिया में हुई थी, और इंडिया में जो समिट थी इसमें हमने बात करी थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की। आगे हमने इसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक रख दिया था, इनिशियली इसका नाम था ब्रिक्स बैंक। इंडिया ने बोला कि हमें अब जरूरत है एक ऐसे बैंक की जो बैंक हमें क्या दे सके, लोन दे सके। हमारी जो आईएमएफ पे निर्भरता है या जो वर्ल्ड बैंक पे निर्भरता है वो कम की जा सके। हम रीजनल आपस में पांचों देश मिलकर एक बैंक बना लेते हैं जिसमें बराबर का शेयर डालेंगे, और जिस भी देश को जरूरत पड़ेगी, जिस भी देश को जब उस टाइम पे जरूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था भारत की तरफ से। ठीक है भाई, इसके बाद आप देखोगे 2013 में साउथ अफ्रीका में 5वां समिट होगा। ठीक है, इसमें ब्रिक्स बिजनेस की बात करी जाएगी, बिजनेस काउंसिल सेटअप करते हैं। 2014 में ब्राजील में होगा, और ये जो 2014 में ब्राजील होगा, इसमें रेक्टिफाई कर लिया जाएगा इन दो चीजों को कि हाँ, इंडिया ने सही बात कही है, हम एक
ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे, इसके साथ साथ हम ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट करेंगे। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। अब देखो ये कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट होता क्या है, मान लिया आपकी करेंसी डूब गई, या आपके पास करेंसी, जो आपका जो डेफिसिट है वो बढ़ता चला गया, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो बोलते हैं वो बढ़ता चला गया, ठीक है, और इस वजह से ये हो रहा है कि आपका जो रुपया है उसकी कीमतें लगातार क्या हो जा रही हैं, कम हो जा रही हैं। तो ये आपस में कंट्रीज क्या करेंगी, स्वाइप एग्रीमेंट कर लेंगी, और उस टाइम पे दूसरी कंट्री जैसे इंडिया को सपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज शॉर्ट टर्म के लिए ये यूज होगा, कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें स्वाइप एग्रीमेंट कर सकते हो, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो बात है उसको बना के रख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15वीं जो समिट हुई थी रशिया में, इसमें ये हमने अडॉप्ट कर लिया सीआरए और न्यू डेवलपमेंट बैंक। और 15वीं जो समिट हुई थी, ये जो समिट है ये एससीओ, इसमें एससीओ को भी साथ में लाया गया और ईयू को भी साथ में लाया गया। ये जो ईयू है ये ईस्टर्न यूनियन है, ईस्टर्न मतलब ये जो इंडिया है, इंडिया के ऊपर आपको दिखेगा चाइना, चाइना के ऊपर आपको दिखेगा रशिया। तो रशिया के साथ ये जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं इनका एक यूनियन है, तो इसको भी मिला के एक जॉइंट समिट करी गई। और 2015 में ही ये बातें उठने लगी कि एससीओ का मेंबर बनाना चाहिए किसको, पाकिस्तान को और इंडिया को। आप देखोगे 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर बने किसके, एससीओ के। तो ये फायदा हुआ था जॉइंट समिट का। उसके बाद 2016 में अगेन इंडिया में समिट हुई, और जो इंडिया में समिट हुई ये समिट हुई बिम्स्टेक के साथ। तो इसमें इम्प्रूवमेंट की बातें करी गई कि बिम्स्टेक और ब्रिक्स दोनों को साथ कैसे लाया जा सकता है और क्लोज कैसे किया जा सकता है इन दोनों को, ठीक है। इसके बाद 2017 में चाइना में समिट हुई, और चाइना में जो समिट हुई इसमें डिस्कशन हुआ 2013 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा पे, ठीक है। एक हमारे 17 जो गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इन पे बात करी गई थी। 2018 की जो 10वीं समिट थी ये साउथ अफ्रीका में हुई, और दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो समिट है इसमें हमने बात करी थी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, ठीक है। अभी तक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, लेकिन अब ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करी गई। इसमें एआई की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा, रोबोटिक्स का यूज होगा, इनकम कैसे यूज करेंगे, हेल्थ सेक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम एआई को यूज करके, एजुकेशन सेक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एआई को यूज करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप याद रखोगे कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिक्स देशों ने कब अडॉप्ट किया या इस पे कब डिस्कशन किया, तो 2018 में 10वीं समिट, और कहां पर, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इसके बाद 11वीं जो समिट अभी लेटेस्ट पिछले साल खत्म हुई है, ये हुई थी ब्राजील में। और ब्राजील में इसकी थीम याद रखोगे, इसकी थीम थी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, ओके। और यहाँ पे हमने ब्राजीलिया डिक्लेरेशन को भी साइन किया है, तो इन पे हम बात करते हैं ये क्या था। तो उसके बाद जो 20वीं समिट थी ये होनी थी जुलाई में रशिया में ही, और इसको फर्दर पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये जब भी होगी तो मैं अलग से इसको कवर करा दूंगा, या आप खुद कवर कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो ब्राजील में समिट हुई थी, 11वीं समिट 2019 ब्राजील में, इसमें इंडिया ने क्या बात करी। तो इंडिया ने सबसे पहली तो बात यही करी कि एक इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड होना चाहिए, मतलब ये जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं पांचों, इनके बीच में क्या होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। ट्रेड, इंट्रा ट्रेड का मतलब आपस में अपना ट्रेड और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अभी और बढ़ा के कितना कर देना चाहिए इन्होंने बोला, भारत के प्रधानमंत्री ने खुद बोला कि $500 मिलियन बढ़ा दो इसको, ठीक है। तो अभी मैं अगर लेटेस्ट बताऊं आपको तो करीब $115 बिलियन का हमारा इनसे क्या होता है, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इनसे ट्रेड होता है। अब इस ट्रेड से इंडिया को घाटा ही होता है। ट्रेड में दो चीजें होती हैं, ट्रेड डेफिसिट आपको पता होगा। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि कोई दो कंट्री हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो ये भी क्या करती है, इंपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट करती है, और ये भी क्या करती है, इंपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट करती है। तो इन दो देशों में मान लिया कि ये जो ए है ये अगर एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है, और ये बी जो है ये एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज्यादा करता है, तो ये इंपोर्ट ज्यादा करेगा तो इनका जो ट्रेड होगा वो डेफिसिट में चला जाएगा। देखो एक एग्जांपल देता हूं कि 100 रुपए ए ने लिए बी से, 100 रुपए का व्यापार किया ए ने बी से, ठीक है, और 100 रुपए इसने इधर भेजे, और बी ने व्यापार किया 400 रुपए का ए से, ठीक है। तो 300 रुपए का क्या हो गया, डेफिसिट हो गया किसके पास, ए के पास।
तो इंडिया अभी जो ब्रिक्स कंट्रीज है इसमें 115 बिलियन का हमारा 115 मिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड है, और इस ट्रेड में है क्या, इस ट्रेड में 60 मिलियन का हमारा क्या है, घाटा है, इसमें ट्रेड डेफिसिट है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, 60 मिलियन का हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। तो अगर प्रधानमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि 500 मिलियन हम ट्रेड कर लें, उस हिसाब से हमारा 300 मिलियन घाटा हो जाएगा। तो हमारे लिए ये उतना ज़्यादा सही नहीं है। वो तब सही है कि जब हम चाइना को compete कर पाएं, सस्ती चीज़ें बना पाएं। इसीलिए आप देखोगे इंडिया में स्टार्टअप्स को लेके बहुत सारी चीज़ें करी जा रही हैं कि स्टार्टअप्स खोलो, नौकरी देने वाले बनो, लेने वाले नहीं बनो, ठीक है, अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाओ। अगली जो बात करी प्रधानमंत्री साहब ने, इसमें बोला इन्होंने एग्रो टेक स्टार्टअप का बात करी इन्होंने। एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से जोड़ के ऐसे स्टार्टअप्स खोले जाएं जिससे एग्रीकल्चर को प्रमोशन मिले, एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल बने। और प्रॉफिटेबल बनाने के पीछे लक्ष्य वही है कि भारत ने एक कसम खा रखी है इंडिया ने कि हम 2022 तक किसानों की आय कितनी कर देंगे, डबल कर देंगे, दुगनी कर देंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक और बात इसमें रखी, ब्रिक्स का जो ब्राजील समिट है, इसमें उन्होंने बोला कि एक हैकाथॉन होना चाहिए। हैकाथॉन का मतलब एक बड़े लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे लोग आएं, और ये हैकाथॉन इंडिया में होना चाहिए कि ये जो एप्स हैं, इन एप्स का यूज करके हेल्थ सेक्टर को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 मेजर बातें प्रधानमंत्री ने करी हैं। इसके अलावा चौथी जो बात करी है प्रधानमंत्री ने, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री साहब ने बोला कि ब्रिक्स की फर्स्ट मीटिंग होनी चाहिए वाटर मिनिस्टर्स की, ठीक है। आपको पता होगा जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया था पिछली बार, और भारत में काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिटीज़ हैं जिनमें वाटर लेवल बहुत नीचे गिर गया है। आने वाले समय में इंडिया में वाटर क्राइसिस आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री साहब का सीधा सा कंसर्न था कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज बैठ के वाटर मिनिस्टर मीटिंग करेंगे तो वाटर को लेकर जो जो प्रॉब्लम्स है उस पर डिस्कस हो सकती है। और हम ब्रिक्स जो बैंक है नेशनल, ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स, तो इससे हम क्या ले सकेंगे, फंड भी ले सकते होंगे अपने वाटर मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है। इसके अलावा हमने टेररिज्म इशू को, ये तो हम हमेशा उठाते ही रहेंगे, इससे हम बहुत ज़्यादा पीड़ित भी हैं। टेररिज्म इशू को उठाया, हमने बताया कि 1 साल के अंदर इसमें 2019 में 1 ट्रिलियन जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो टेररिज्म की वजह से क्या हो गई, खराब हो गई, ठीक है, टेररिज्म की वजह से। तो ये बात हमने करी। इसके अलावा ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज 2014 का जो समिट था ब्रिक्स का, इसमें प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक इनोवेटिव तरीका बताया। इन्होंने बोला कि यूथ को एंगेज करो ब्रिक्स में। अब यूथ को एंगेज तब करोगे कि कोई यूथ इनोवेशन अगर लेके आता है तो उसके लिए हम एक प्राइज लेके आएंगे, और ये प्राइज होगा यंग इनोवेटर प्राइज। तो इस बार ये यंग इनोवेटर प्राइज जो मिला है, ये मिला है रवि प्रकाश को। इन्होंने डेयरी उद्योग में, है ना, डेयरी उद्योग में एक यूनिट बनाई है इनोवेटिव तरीके से, जिससे डेयरी उद्योग को क्या मिलेगा, प्रमोट किया जा सकता होगा, ठीक है। इसके अलावा चाइना ने एक प्रपोजल रखा था इस मीटिंग में कि ये जो कस्टम कॉपरेशन की बात करी उन्होंने। कस्टम का मतलब है ये 2 देशों के बीच में जो कस्टम ड्यूटी लगती है, सीमा शुल्क लगती है, तो उसको लेके कॉपरेशन बनाया जाए जिससे ट्रेड क्या हो सके, प्रमोट हो सके सारे देशों का, ठीक है। इसके बाद लास्ट फेज में ब्राजीलिया डिक्लेरेशन साइन किया गया। अब डिक्लेरेशन का मतलब है कि ये 5 देश किन किन मुद्दों पे सहमत होते हैं, किन किन मुद्दों पे सहमति रखते हैं, ये उसकी बात करी गई थी इसमें ब्राजीलिया डिक्लेरेशन में। ओके, सो ब्राजीलिया डिक्लेरेशन की जो हम बात करेंगे, इसमें ये हुआ, सबसे पहले तो हमने जो बात करी वो हमने बात करी किसकी, मल्टीलैटरिज्म की, है ना। ऐसा नहीं कि हम बाइलैटरिज्म की तरफ चले जाएं, है ना। द्विपक्षीय जो व्यापार होते थे उनको हमने प्रमोट नहीं किया। हमने बोला कि सारे देश मिलके व्यापार करें, सारे देशों को मिलके फायदा हो, सारे देशों को मिलके प्रॉफिट हो, ठीक है। सारे देशों में पॉवर्टी क्या हो, कम हो, सारे देशों में एजुकेशन अच्छा हो। मल्टीलैटरिज्म की बात हमने करी है इसमें ब्राजीलिया डिक्लेरेशन में। इसमें हमने एक छोटी सी बात भी करी है यूएस चाइना ट्रेड वॉर को लेके कि इन दोनों के बीच में ये जो ट्रेड वॉर चला आ रहा है तब से, इस ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट दुनिया की सारी कंट्रीज पे पड़ रहा है। तो इस ट्रेड वॉर को खत्म कर देना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब डिक्लेरेशन लेके आता है तो दुनिया के सारे बड़े देश वो डिक्लेरेशन फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या चीजें हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है।
इसके अलावा हमने फिर से वही बातें दोहराई हैं कि ये जो IMF है या फिर WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इनमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। इसमें इंडिया और चाइना की दावेदारी और हिस्सा बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और पॉइंट था क्लाइमेट चेंज को लेके। हमने ये बोला कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, खासकर जो यूरोप में डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो USA है, इन्होंने 50-60s के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करके बहुत सारा पैसा कमाया है लोगों से, जिससे एनवायरनमेंट को बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब रिसेंटली आप देखोगे कि US विड्रॉ कर देता है, पेरिस क्लाइमेट एक्शन से उसने विड्रॉ कर दिया, बोल दिया हम तो निकल गए। तो इन्होंने इस इशू को उठाया। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ब्राजीलिया डिक्लेरेशन की इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको जहन में रखनी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ऑफ ब्रिक्स। फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्या है? तो दो चीजें हमने डिस्कस करी थी 2014 में, हमने अडॉप्ट किया था दो चीजें। एक तो हमने अडॉप्ट करी थी न्यू डेवलपमेंट बैंक, और दूसरा हमने CRA, ठीक है, कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये इन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है वो कैसा है। तो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक पे और CRA पे, ठीक है। तो ये देखते हैं सबसे पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है। तो न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है, इसका पहले नाम था ब्रिक्स बैंक, ठीक है। और भारत ने इसे इनिशिएट किया था, इंडिया ने सबसे पहले बोला था एक बैंक होना चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको याद रखना होगा, संघाई चाइना में है। इसका फर्स्ट रीजनल ऑफिस बना है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। 2015 में ये तैयार हो गया था, एस्टैब्लिश्ड हो गया था। प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट हैं मार्कोस प्राडो, ओके, मार्कोस प्राडो ये इसके प्रेसिडेंट हैं। ये ब्राज़ील के ही हैं और ब्राज़ील के जाने माने व्यक्ति हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस किए हैं इन्होंने, इनोवेशंस भी किए हैं ब्राज़ील में, ओके। तो इसके अलावा अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है या ब्रिक्स बैंक है, ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। सबको पता है कि अलग अलग क्षेत्र में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या पानी की बात हो या पुल बनाना हो या एजुकेशन हो या हेल्थ हो, किसी भी सेक्टर में हम आपको क्या दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं। किनको? ब्रिक्स कंट्रीज को, ठीक है। तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है ये, ठीक है। इसके अलावा कुछ डेटा है, द बैंक्स प्राइमरी फोकस ऑन लैंडिंग विल बी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो प्राइमरी जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तरफ है इसका, ठीक है। जिसमें अभी तक इन्होंने 34 बिलियन एनुअली, 34 बिलियन US डॉलर एनुअली खर्च भी करना है इसमें हमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे करीब 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना भी चुके हैं, इन पे काम भी चल रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, ठीक है। इसमें इंडिया ने भी लोन ले रखा है, इंडिया के अलावा अफ्रीका ने लोन ले रखा है, ठीक है। और सारे जो और कंट्रीज हैं, ब्राज़ील ने भी लोन ले रखा है। तो सारे कंट्रीज लोन लेते हैं और बाद में डेवलपमेंट करते हैं अपने अपने देशों का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो द बैंक विल हैव स्टार्टिंग कैपिटल ऑफ 50 बिलियन। इनिशियली इसमें ये बोला गया था कि चलो 50 बिलियन पैसा डाल दिया जाए और पांच जो कंट्रीज हैं ये 10-10 बिलियन डाल के 50 बिलियन कर देंगे, ठीक है। और अभी ये 100 बिलियन तक पहुंच गया है इसमें जो पैसा है। दूसरी बात हमने करी थी CRA की, जो कंटेंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, ठीक है। अब काफी लोग बोलते हैं कि ये जो CRA है, जो ब्रिक्स नेशंस ने बनाया है, ये काउंटर करता है किसको? IMF को, ठीक है। अभी आप लोन लेने कहाँ जाते थे? IMF के पास जाते थे। लिक्विडिटी की जब भी बात होती थी आप IMF के पास जाते थे, आपको गोल्ड रखना पड़ता था IMF के पास, ठीक है। उसके बाद IMF आपको डॉलर देता था, ठीक है। तो अभी मान लिया कि चाइना के पास बहुत सारा डॉलर पड़ा है, ठीक है, और ये इंडिया है, ऐसा होगा तो नहीं, एक अजम्पशन मान लो। चलो दूसरा देश ले लेते हैं, चाइना के साथ तो कभी नहीं होगा। ब्राजील ले लेते हैं। मान लिया ब्राजील के पास बहुत सारा डॉलर है और इधर है इंडिया, ठीक है। और इंडिया के पास डॉलर की कमी हो गई, ठीक है, कुछ कारणों से। तो अब ब्राजील और इंडिया ये दोनों स्वाइप एग्रीमेंट करेंगे और ब्राजील डॉलर दे देगा इंडिया को और इंडिया से ले लेगा रुपया, ठीक है। तो इससे भारत का जो डॉलर है ये फिर से भारत के पास आ जाएगा और भारत इसको यूज कर पाएगा ट्रेड में। तो ये है CRA, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ठीक है। और ये किसका कॉम्पिटिटर है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, कि भैया आप हमें हिस्सेदारी नहीं दोगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, तो हम क्या करेंगे, अलग से हम बना लेंगे अपना CRA, ठीक है। ये कब अडॉप्ट हुआ? ये इंपॉर्टेंट चीज है, 2015 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फोर्टलेजा, ये जो ब्राजील में फोर्टलेजा करके जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके तहत इसको लाया गया है
2014 में, ठीक है। इसके बाद हम चैलेंजेस की बात करते हैं। चैलेंजेस क्या हैं इंडिया के लिए, ठीक है। सो इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा चाइना, सबको ही पता है। अब एक सवाल है आपसे, रिसेंटली चाइना से आप देखोगे ये जो गालवान वैली है, ठीक है, गालवान वैली में जो कॉन्फ्लिक्ट रहा हमारा चाइना और इंडिया आर्मी का, उस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए आप ये बताओगे कि ब्रिक्स इंडिया के लिए अहम है या नहीं है, या फिर इंडिया ने ब्रिक्स के जो बैंक हैं उनमें बहुत सारा पैसा डाल रखा है, ठीक है। इसके अलावा क्या इंडिया और चाइना इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया कहीं ना कहीं अपने आप को फेल्ट आउट करेगा, अपने आप को अलग देखेगा ब्रिक्स से? क्या ब्रिक्स का जो पैसा है इसमें सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो चाइना के हाथ में, हेडक्वार्टर चाइना के हाथ में, ब्रिक्स को लीड चाइना कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं चाइना इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके हिसाब से इंडिया को दरकिनार कर दिया जाए, बाकी कंट्रीज को पैसा दिया जाने लगे? तो इस चीज पे आप थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच रखोगे, विश्लेषण करोगे, ठीक है। इंडिया के लिए चैलेंजेस यही है कि चाइना हैज मैसिव इकोनॉमिक वेट इन द फॉरम, ठीक है। इट्स अ जीडीपी, लगभग 12 ट्रिलियन की जीडीपी है चाइना की, जो बाकी देशों से बहुत ज्यादा है। तो चाइना यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या करता है, इसमें ज्यादा हिस्सेदारी है उसकी, लीड रोल प्ले करता है ब्रिक्स में, ठीक है। दिस चेंज द इंटरनल बैलेंस ऑफ द ब्रिक्स। अब ये क्या है, अब देखो बैलेंस कब बनता है, ए बी सी 3 देश हैं, अब ये देश भी उसी राह पे है, ये देश भी एक ही राह पे है। 3 दोस्त कब बनते हैं, ये भी थोड़ा गरीब है, ये भी गरीब है, ये भी गरीब है, तो तीनों अच्छे खासे दोस्त बन जाएंगे। कभी ऐसा होता है कि ए बहुत अमीर है, इसके पास गाड़ी है, ये रिक्शा चलाता है और ये दोनों दोस्त हो? तो चाइना की 12 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इंडिया की आप देखोगे 2.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और उसके बाद इनकी तो और भी ज्यादा कम है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की। तो इसके इन इन देशों के बीच में इम्बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस नहीं बन रहा। तो ये चैलेंज है इंडिया के लिए भी, ठीक है। इसके बाद चाइना लेड ग्लोबलाइजेशन, चाइना की जो पॉलिसीज है, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड, इसमें इंडिया को घेरते हुए चला जा रहा है और प्रमोट भी कर रहा है अपने ट्रेड को। तो इससे इंडिया को नुकसान भी है और इंडिया इसका पार्ट भी नहीं है, तो इसकी वजह से ब्रिक्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए, ठीक है। तो बाकी ये हमारा खत्म होता है ब्रिक्स। आई होप कि इस लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, और हम इनोवेशन और इनोवेटिव आइडियाज़ पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आप विश्लेषण करने की आपकी जो ताकत है, जो शक्ति है, उसको बढ़ाना है। बाकी आप ऐसे ही ऑसम लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए कार्टोग्राफिया आईएएस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।